अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद पंजाब का बजट 2026-27 पेश कर दिया गया है और हुजम क्या, मेरे ख्याल में वो बातें अवाम के मतलूबा मकसद की नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि पंजाब के बड़े बजट के अंदर अवाम के लिए जो बात है 42% ज़ायद टैक्स गुज़श्ता साल से वसूल किए जाएंगे। उसके अंदर आबियाना है, टोकन टैक्स है और ज़रूरी आमदन के ऊपर टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाने की सिफारिश की गई है। जबकि इसके साथ साथ बेशतर चीज़ों के अंदर रिलीफ देने का भी अयादा किया गया है। इसे एक बड़ा बजट कहा जा रहा है। फैसलाबाद को क्या मिला ये भी बात करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी टैक्स जो माहाना अगर ताख़ीर होती तो समाही कर दिया गया है एडजस्टमेंट के लिए। प्रॉपर्टी सेल्फ एडजस्टमेंट 5% रायत का ऐलान किया गया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टोकन टैक्स 95% रायत से बढ़ाकर 99% करने की सिफारिश की गई है। कॉटन फीस ख़त्म कर दी गई है, फ़ायदा होगा। 42% ज़ायद टैक्स वसूल होने कैसे? 12.5 साढ़े 12 से 25 एकड़ ज़मीन रखने वाले मालिक को 300 फ़ी एकड़ देना होंगे। 25 से 50 एकड़ वाले को 400 फ़ी एकड़, जबकि 50 से ज़ायद एकड़ेज रखने वाले को 500 फ़ी एकड़ देना होंगे। जबकि 1000 सीसी से 2000 सीसी गाड़ी 0.2% इनवाइस रेट पर टैक्स था, बढ़ाकर 0.3% करने की तजवीज़ है। 200 सीसी से बड़ी गाड़ी पर 0.3% था, जो कि 0.4 करने की तजवीज़ पेश की गई है। कमर्शियल गाड़ियों के अलहदा से इसके ऊपर हैं। फैसलाबाद के लिए 3 बड़े मनसूबे गुज़श्ता ADP के अंदर थे, फ्लॉप, वो उनके लिए फंडिंग नहीं हो सकी। दोबारा वही अगले प्लान के अंदर आ गए, जिसके अंदर निशाताबाद से गट वाला रोड 6.40 किलोमीटर 1 अरब 42 करोड़ रुपए की लागत से है। सत्याना बाईपास रोड टू मोटरवे 26 किलोमीटर 2 अरब रुपए। सिग्नल फ्री समुद्री रोड जिसके अंदर निवल्टी पुल और D टाइप अंडरपास 5.5 किलोमीटर 3 अरब 51 करोड़ जो हैं वो तजवीज़ किए गए हैं। इसके अलावा फेडमिक के लिए 7 अरब से ज़ायद के मंसूबे 3 शामिल हैं, जबकि फैसलाबाद पिंडी भटियाँ से लेकर कमालपुर तक जो 2 रोया मोटरवे जिसे 4 लेन मोटरवे कहते हैं उसे 6 लाइन करने के लिए 15 अरब रुपए तजवीज़ किए गए हैं। इसके अलावा फैसलाबाद को क्या मिला? कोई नया मंसूबा लेने में फैसलाबाद क्यों नाकाम रहा? फैसलाबाद में मेंबरान असम्बली सूबाई की तादाद भी बढ़ी, लेकिन उसके बावजूद फैसलाबाद अनअटेंडेड क्यों नज़र आ रहा है? चौधरी अब्दुर्रहमान गुजर साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो पूरे को देख रहे होते हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फैसलाबाद को क्या मिला? बिलाल डोगर साहब थैंक यू। आपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत बताया कि फैसलाबाद के लिए कुछ रोड्स, हालांकि ये वही रोड्स हैं जिन पर ऑलमोस्ट पहले से ही मंजूरी दी जा चुकी है। तो ये बड़ा मसला है कि हमारा जो अक्सर हम बात करते हैं कि टैक्सेशन में हम सबसे आगे होते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो शायद हम मुल्तान से भी पीछे होते हैं। लाहौर से तो हम पीछे ही हैं ना, मुल्तान भावलपुर से भी पीछे ही होते हैं। माजन यहाँ कथा कलामी माफ़ी चाहता हूँ, आप ADP स्कीम्स उठा के देखें, रावलपिंडी मरी की एक लंबी फहरिस्त है। ऐसे लगा कि लाहौर के बाद शायद तरजीह रावलपिंडी और मरी या मुल्तान है। एक रेवेन्यू जनरेशन में सेकंड लार्जेस्ट सिटी जैसे आपने खुद फरमाया, उसके ऊपर ये हालात और पंजाब का बजट फिर भारी भरकम टैक्सेस जो छोटे ताजरों पे भी डालने हैं वो फिर यहीं से कलेक्ट करने हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि फैसलाबाद का जो यहाँ पर शुमार है ये पाकिस्तान भर में ज़्यादा टैक्स देने वालों में होता है। एक तो पंजाब में होता है ना, तो फिर भी जो ज़्यादती है। अच्छा, मरी की तो चलें समझ आती है कि अब उसको डिस्ट्रिक्ट अपग्रेड किया जा रहा है, शायद इस वजह से उन्होंने ज़्यादा फंड्स रख दिए, लेकिन फैसलाबाद के हवाले से कभी भी ये समझ नहीं आई कि इसको इतना पीछे क्यों रखा जाता। अब सेहत के हवाले से आप देख लें कि वो 700-800 अरब में से एक बड़ा चंक जो है वो नवाज शरीफ मेडिकल अस्पताल जो लाहौर में बनाया जाएगा उसके लिए रखा गया। तो ये एक बड़ा मसला है कि लाहौर में जो जनरल मंसूबे होते हैं वो सारे लाहौर में होते हैं। लाहौर का एक अलहदा स्पेसिफिक फ़ंड होता है, कैपिटल होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा फंड्स लगते हैं। तो फैसलाबाद का हमारा ये मसला है कि एक तो हमारे, आपने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस, मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस तो बेचारे इस बार हार गए हैं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंटेरियंस या जो सारे जो शहर को ओन करते हैं, उन सारों की शायद कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं है कि यहाँ पर जो ये तीसरा साल है, तीसरा बजट है ना, सब 4 जीते थे, 2 मखसूस नशिस्तें, 3 और चले गए, अभी भी कम है। 11 के करीब मेंबरान असम्बली जो 9, 10, 11 के करीब पहुँच चुके हैं सूबाई असम्बली के अंदर। बिलाशुबा सूबाई वजारत नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद क्या इतना बड़ा हुजम रखने वाले शहर को निगलेक्ट नहीं कर दिया गया? मुझे लगता है कि यहाँ पर या तो फीडबैक का मसला है या इनकी सुनवाई ना होने के बराबर है CM ऑफिस के साथ, जिस वजह से आप देखें कि फैसलाबाद का शुमार पिंडी के बाद, मुल्तान के बाद, इवन के सरगोदा में अच्छा खासा बजट जाता है। तो ये हमारी बहरहाल अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर जो मंसूबे हैं वो ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं। अब देखें कि यहाँ पर मेट्रो का
वो एक 3-4 चंक मिस करके उन्होंने सिर्फ एक रूट बहाल किया, हालांकि पहले 3 रूट थे। इसी इलेक्ट्रो में 30 आई हैं, हालांकि 2025 के एंड तक 100 बसेज आनी थी और अभी तक 30 आई हैं, और बाकी जो 60 बसेज हैं वो तहसील लेवल पे तकसीम कर दी गई हैं। कभी भी ये नहीं हुआ कि लाहौर का चंक तहसील लेवल पे तकसीम किया गया हो, हमेशा फैसलाबाद का चंक जो मंजूर हो जाता है उसके बाद तकसीम हो जाता है। अच्छा, मुझे एक बार जो है वो MPA मियां ताहिर जमील साहब भी ये कुछ अदाद-ओ-शुमार दे रहे थे कि यहाँ पर फैसलाबाद की बदकिस्मती है कि हाईवे और दीगर डिपार्टमेंट्स में जो M&R के पैसे होते हैं ना, कोई 40-50 करोड़, उसमें से बेशतर चंक फिर से लैप्स कर जाता है। यानी कि ये जो बजट रखा जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि फिर भी 100% यूटिलाइज़ हो, इसमें से बेशतर चंक फिर से वापस हो जाता है, लैप्स हो जाता है, वो लाहौर चला जाता है फिर से अगले बजट में। आपने कहा ये तीनों मंसूबे मंजूर हुए लेकिन इनके लिए फंडिंग नहीं हो सकी, ये दोनों तीनों लैप्स हो गए, दोबारा अनअप्रूव्ड में यानी कि सिफारिशों के अंदर आ गए। एग्जैक्टली, और शायद फिर भी अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे कि ये साल इस पे काम शुरू हो जाए और ये मुकम्मल हो जाए। ये ना हो कि अगले बजट में भी हमें यही कुछ देखने को मिले और जो मेट्रो है वो भी तब बने जब इलेक्शन ईयर हो। तो ये बहरहाल अच्छा, इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे, जो बड़ा टैक्स देते हैं, बेचारे चीखते हैं कि हमारे साथ भी कोई स्पेसिफिक जो है वो सलूक नहीं होता। चैम्बर के उनके मामलात हो गए, टैक्सेशन के मामलात हो गए, तो किसी से भी कोई भी शुबा, स्पोर्ट्स का इवन आप देख लें कि यहाँ पर फैसलाबाद में जो कबड्डी है या फुटबॉल टीम है या हैंडबॉल टीम है, दीगर कई टीमें, वो सारी की सारी फैसलाबाद बेस्ड है। और ग्राउंड्स की आप सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें कि आपको ना फुटबॉल का मिलेगा, हॉकी स्टेडियम की जो सूरत हाल हुई पड़ी है, कभी कभार अभी जो है वो यहाँ पर कोई एक आध मैच हो जाता है, बस उसके बाद फैसलाबाद को हर तरह से उन्होंने फ़ारग समझा हुआ है। हालांकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें यहाँ पर कोई मसला नहीं है, कभी कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। यहाँ पर रोड बन जाए तो लोग मतबादल रोड का इस्तेमाल करते हैं। लाहौर में आप देखें कि जब भी कोई रूट बन रहा होता है तो प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं, लोग अदालतों में गए होते हैं, ये हो गया वो हो गया। फिर इसके बावजूद या तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो एफर्ट नहीं करते, सिर्फ अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक रहते हैं। अपनी सैनिटरशिप लेने के लिए उन्होंने कहा सानू कुछ दियो शायद। एग्जैक्टली, मुझे भी यही लग रहा है। और जो दूसरी बात, जो ब्यूरोक्रेसी पे हम तनकीद तो कर देते हैं, लेकिन मसला ये है कि ब्यूरोक्रेसी का तो इंटरेस्ट नहीं है। अब देखिए DC कमिश्नर, उन्होंने यहाँ से एग्जैक्टली ना तो उन्होंने यहाँ से वोट लेने हैं और ट्रांसफ़र होकर चले गए तो उन्होंने वापस भी नहीं आना, इसलिए उनका तो मफाद नहीं हो सकता। मफाद ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग MP MNA बना के भेजते हैं, उनका होता है। ये उनका फ़र्ज़ है, उनका फ़र्ज़ मनसबी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनसूबे हासिल करें। जैसे नून लीग की गवर्नमेंट मशहूर है कि ये डेवलपमेंट पे अच्छा खासा चंक लगाती है, ये यूनिवर्सिटीज़ बनाती है, अस्पताल बनाती है, तो यहाँ पर फैसलाबाद में भी बनने चाहिए। उल्टा ये हो रहा है कि यहाँ पर जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी आड़ में जो फैसलाबाद के लोग हैं वो सह रहे हैं कि यहाँ पर BHU प्राइवेटाइज़ कर दिए, स्कूल कर दिए, और सारा कुछ जो है वो जो बचत हो रही है इस आड़ में वो भी नहीं लग रही है। यूनिवर्सिटी कमर्शलाइजेशन के हवाले से बातें ज़ेर गर्दिश हैं। एक 13 रुकनी कमेटी है कि कमर्शलाइजेशन, इसके जो एसेट्स हैं उनको कमर्शलाइजेशन करके इनको को खुद मुख्तारी दी जाए। देखिए, इससे मज़ीद जो है वो प्रॉब्लम होंगी कि पहले फ़ीसें बड़ी ज़्यादा है, और उसके अलावा दूसरी ये अच्छी बात ये है कि मैं देख रहा था कि लोकल बॉडीज़ का बजट अच्छा खासा रखा है। मुझे लग रहा है कि ये इलेक्शन होंगे, शायद इसीलिए कोई 800-900 अरब रुपया उन्होंने रखा है लोकल बॉडीज़ की मद में ना। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंट में लगाएं, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास पहले ही अच्छा खासा चंक है, ज़िला कौंसिल के पास मौजूद है 3-4 अरब रुपया। तो ये मुझे लग रहा है कि शायद बलदियाती इलेक्शन हो जाए। ये हो जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि नून लीग की जो मकबूलियत का मसला है, या जो नून लीग के लिए चीज़ें नेगेटिव जा रही हैं, वो पॉजिटिव हो जाए। और ये एक छक्का होगा मरीम नवाज़ का अगर वो करवा जाते हैं तो। जी, चौधरी अब्दुर्रहमान ने बजट के ऊपर गुफ्तगू की और साथ कहा कि इस बजट के अंदर अगर जो 700-800 अरब रुपया ख़ास तौर पर बल्दियात के लिए पंजाब लोकल गवर्नमेंट के लिए रखा गया है, वो अगर वहाँ बल्दियाती इलेक्शन करवाने में पंजाब गवर्नमेंट कामयाब हो जाती है तो ये छक्का होगा मरीम नवाज़ का। और क्या फैसलाबाद के लिए होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, मज़ीद आगे भी गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मियाँ उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। और एक्साइज एंड टैक्सेशन जो 1000 से 2000 सीसी गाड़ी है और ख़ास तौर पर टैक्सेशन बढ़ाने की बातें की जा रही हैं। 42% ज़ायद टैक्स वसूल किए जाएंगे। पंजाब के अंदर जब भी टैक्स की बात करें तो एक्साइज और PRA 2 डिपार्टमेंट हैं जिसके ज़रिए टैक्स लिए जाते हैं।
क्रेडिट कार्ड के हवाले से है कि 8% टैक्स जो है वो रेस्टोरेंट्स के ऊपर वसूल किया जाएगा। वो क्या तरीकाकार है, क्या चीज़ें हैं, मियाँ उमैर अज़मत हमें वाज़ा करेंगे। उमैर साहब 1000 से 2000 सीसी के ऊपर भी 0.2 से 0.3 करने की तजवीज़ है, 2000 सीसी से ऊपर 0.3 से 0.4 करने की तजवीज़ है। टैक्स 42% कैसे पंजाब गवर्नमेंट ज़्यादा कलेक्ट करेगी? आप एक्साइज टैक्सेशन जो PR है उसे बड़े डीपली एनालिसिस भी करते हैं और कवर भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बिलाल, पाकिस्तान में बजट का मतलब ही ये होता है कि टैक्सेस का बोझ आवाम पे बढ़ाना, रिलीफ या तनख्वाहों में इजाफा या दीगर जो टैक्स छूट्स हैं वो अब सरकार की डिक्शनरी से बाहर निकल चुकी हैं, या फिर कहीं पे रिडक्शन का लफ्ज़ जो है वो भी सरकार की डिक्शनरी से बाहर निकल चुका है। अब सिर्फ़ और सिर्फ आम आदमी के लिए हर साल टैक्सेस का बोझ ही बढ़ता है। पिछले साल बल्कि हर साल एक्साइज़ के टारगेट्स जो हैं वो रिवाइज़ होते हैं। जिस तरह सेंटर में FPR के टारगेट्स रिवाइज़ हो रहे हैं, तो उसी तरह पंजाब में ये दोनों बड़े डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, एक्साइज़ एंड टैक्सेशन है और उसके साथ साथ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। तो दोनों के जो टारगेट्स हैं वो रिवाइज़ हो रहे हैं और उन टारगेट्स में इजाफ़ा हो रहा है और उस इजाफे का खुमियाजा जो है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। सबसे पहले आप देखें, पहले 5 मरले तक का जो घर था उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता था। अगर किसी शख्स के, गरीब आदमी के ज़ाती इस्तेमाल में 2, 3 या 5 मरले का घर है तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होता था। फिर टैक्स कवानीन में तब्दीलियाँ की गई और उसको कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पे ले आए और अब जो है किसी का घर चाहे वो 1 मरले का है, अगर उसकी वैल्यू, उसकी लैंड और उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग की वैल्यू अगर 50 लाख रुपए या उससे ज़ायद बनती है तो उस पर एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स लागू है और उसके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ अगर 2, 3, 4 मरले की बात करें तो वो उसके अलावा है, उन पे तो टैक्स लागू होना ही होना। बहुत सारे लोग अभी तक इसी खाम ख्याल में थे कि शायद इनको गलत टैक्स भेजा जा रहा है, उनका घर तो 3 मरले का या 4 मरले का, लेकिन अब उनके लिए इन्फॉर्मेशन की बात यह है कि पिछले साल गवर्नमेंट की जानिब से ये कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पे कर दिया गया और 50 लाख वाले घर पे भी अब टैक्स लग रहा है और सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स का ही है। और उसके साथ साथ वो प्रॉपर्टीज़ जो शाहराहों के ऊपर मौजूद हैं, जुल्म की बात यह है कि देहातों के अंदर, मिसाल के तौर पर आप फैसलाबाद शेखुपुरा रोड को ही ले लें तो आप खुर्ड़ियावाला से आगे चले जाएं तो देहाती एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन उस देहाती इलाकों के अंदर भी रोड्स के ऊपर जो मेन शेखुपुरा रोड के ऊपर प्रॉपर्टी है, गो कि वहाँ पे गवर्नमेंट की सहूलत तो कोई नहीं, आ जाके सिर्फ एक सड़क ही मौजूद है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को भी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड कर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि हाईवेज़ के जो टैक्स रेट्स हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स से भी ज़्यादा कर दिए गए हैं। एक और बात ज़रा बताइएगा, एक क्लॉज ये ऐड किया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स की मद में जो वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं कि माहाना जो वो पेमेंट्स देनी पड़ती थी उसमें समाही कर दिया गया, इससे क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि इसे बाकायदा ये बताया जा रहा है कि आवाम का फ़ायदा होगा। अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो छोटी छोटी प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन की गई है। एक उसमें रूल ये है कि आपने अपनी प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल्फ असेसमेंट करनी है। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो उसमें 5% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप टैक्स नेट से बाहर हैं, प्रॉपर्टी की सेल्फ असेसमेंट करवाते हैं तो उस पर आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात जो है आपने बात की, तो वो अगर कोई बंदा अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाता तो फिर उसको हर माहाना बुनियाद पे जुर्माना किया जाता था, जो कि टोटल टैक्स का 1% था। तो अब उसमें ये तरमीम की गई है कि अब हर महीने ये जुर्माना नहीं होगा बल्कि हर क्वार्टरली वो जुर्माना होगा और टैक्स पेनल्टी की शरह जो है या लेट सरचार्ज की शरह वो वही रहेगी। इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स लेट जमा करवा रहे हैं। बाकी उसमें ऐसा कोई रिलीफ नहीं है। हाँ, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टोकन टैक्स में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है कि उसमें पहले 95% रिलैक्सेशन मिल रही थी, अब 99% कर दी गई है। बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी तरह अगर हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पे आ जाते हैं तो छोटी छोटी सर्विसेज ऐसी हैं जिनको टैक्स नेट में रजिस्टर्ड किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों में एक सर्वे किया गया था वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर। 2600 पॉइंट्स, फूड पॉइंट्स ऐसे थे जिनको फैसलाबाद में पॉइंट आउट किया गया था। अब छोटे छोटे
वो स्टॉल्स जो कि सड़कों के किनारे लगे हुए हैं, तो महकमे ने उनको भी पॉइंट आउट किया था कि ये भी टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होंगे और यहाँ से खाना खाने वालों पे भी 16% टैक्स लगेगा। आप ये कहेंगे कि ये टैक्स कारोबारी तबके पे लग रहा है, नहीं, कारोबारी तबके पे नहीं। जब सेल्स टैक्स लगेगा सर्विसेज का तो वो उसी कंज्यूमर पे लगेगा, उसी गरीब बंदे पे लगेगा जो वो सड़क किनारे उस पथारे पे बैठ के या छोटे से फूड पॉइंट पे बैठ के खाना खाता है, तो उसको भी वो 16% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उसके पास वो डेबिट या क्रेडिट कार्ड तो गरीब आदमी के पास है नहीं कि जिससे वो पेमेंट करे तो उसको 5% देना पड़े, उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। तो कुछ ख़ास इस बजट के अंदर भी नहीं है, वफाक के अंदर भी अवाम के लिए रिलीफ नाम की कोई चीज़ नहीं थी और सूबे के बजट में भी वही सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। मियां उमैद में मौजूद थे, हमें एक्साइज टैक्सेशन PR के हवाले से तफसील आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, फैसलाबाद के नए मंसूबे कौन से हैं। वासा 100 अरब से ज़ायद के मनसूबा जात के ऊपर काम कर रहा है। कोई भी पुराने मंसूबों के लिए नए मंसूबे नहीं शामिल, पुराने मंसूबों में फ़ंडिंग है। देखते हैं वासा के लिए कितनी फ़ंडिंग रुकी हुई थी, कितनी रहती थी और कितने नए मनसूबा जात जो हैं शामिल किए गए, या आया पुरानों के पैसे जो हैं वो रिलीज़ किए गए। वकास बेग साहब, 100 अरब से ज़ायद के मनसूबा जात जारी थे, लेकिन डेफिनेटली 100 अरब पूरा तो नहीं जारी होता। कितने दोबारा इस ADP के अंदर चीज़ें आई हैं फर्दर ऑन कंटिन्यू करने के लिए? कोई नई स्कीम भी ऐड की गई? बिलाल, सबसे पहले मैं बताऊं कि ये बजट जो है फैसलाबाद के सरकारी अदारों के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से जो है मायूस कुन रहा है, कुछ ख़ास नहीं रहा। ख़ास तौर पे अगर वासा के प्रोजेक्ट की जिस तरह से आपने बात की, तो वासा के पास 49 अरब से ज़ायद का एक फ़ॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट चल रहा है। उस पर जो भी एड आएगी वो फ़ॉरेन फंडेड आएगी। CM पैकेज जो सबसे अहमियत का हामिल है फैसलाबाद के लिए, जिससे झांग रोड के मसाइल हल होने हैं, जिससे सैफाबाद के मसाइल हल होने हैं, जिससे शमसाबाद के मसाइल हल होने हैं, जो हमारे क्रॉनिकल इश्यूज़ वाले एरिया थे। उन तमाम मंसूबों की हम बात करें तो 17 मंसूबे थे जिनके लिए उम्मीद की जा रही थी कि इस साल जो है वो फंड्स फराहम किए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल ये रही कि इस बजट को जो है ज़राए पार्शली बजट भी कर रहे हैं, क्योंकि तमाम मंसूबे जो जारी थे, किसी के लिए 1 करोड़ के फ़ंड जारी किए गए, जहां ज़रूरत जो है वो 60 करोड़ की थी, वहां 5 करोड़ के फ़ंड्स जारी किए गए। ये वजह है कि वासा के तमाम तरक्याती मंसूबे जो CM पैकेज के तहत गुज़िश्ता सालों से जारी हैं, जिन्हें 2027 के जून तक मुकम्मल होना था, उनके लिए सिर्फ 5-5 करोड़ रुपए के फ़ंड जारी हो सके, 1 करोड़ के फ़ंड जारी हो सके। अब जिस मंसूबे को 36 करोड़ चाहिए था, अगर उस मंसूबे के लिए 1 करोड़ के फ़ंड जारी होते तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर भी जो है उसको अंदाज़ा होता है कि फ़ंड्स कितने रिलीज़ हुए हैं, वो अपनी स्पीड उस हिसाब से स्लो करता जाता है ताकि काम भी चलता हुआ नज़र आए और उसके बाद उतने ही काम हो सकें जितने फ़ंड रिलीज़ हो रहे हैं। यही वजह है कि वासा जो है वो हमें मुश्किलात में नज़र आएगा। अगर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खसूसी तवज्जो ना दी गई तो वासा के वो जो इश्यूज़ थे जो हल करने के दावे किए गए थे वो मज़ीद जो है लेंथी हो सकते हैं। ख़ास तौर पर सैफाबाद का प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ अयूब चौक का प्रोजेक्ट है जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, फिर इसके साथ ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक हैं CM पैकेज के अंदर जिन्हें मानसून में मुकम्मल रेडी होना था। ये तमाम वो मंसूबे हैं जो मुश्किलात में आ जाएंगे। और इसी तरह अगर हम बात कर लें हार्टिकल्चर एजेंसी की, तो पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी से तब्दील होकर पहला बजट था हार्टिकल्चर एजेंसी का, कि नया नाम हार्टिकल्चर एजेंसी हुआ। हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से 1 अरब 70 करोड़ रुपए की स्कीमें जो है वो मंजूरी के लिए भिजवाई गई थी। किसी एक स्कीम को भी मंजूरी नहीं मिल सकी, जिसमें सबसे अहम जो है हमारा शहर का कलीम शहीद पार्क था, जिसकी 70 करोड़ से ज़ायद की लागत थी, वो मंसूबा मंजूर नहीं हो सका। इसके साथ साथ अगर वही मंसूबा जो मरीम नवाज़ ने एक वीडियो देख के बच्चे के कहने पे कहा था इस पे काम करें, और यानी कि ये है कि सिर्फ टिकटॉक पे वीडियो वायरल होगी तो आपने दिखाने के लिए एक्शन लेना, देना कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा आप ओवरऑल 353 पार्क हैं हार्टिकल्चर एजेंसी के ज़ेर इंतज़ाम, उनकी हालत ज़ार देख लें। इवन शहर के जो सबसे बड़े पार्क हैं, चाहे वो बाग जना हो, चाहे वो डी ग्राउंड हो, चाहे वो पिंटो पार्क हो, इन तमाम की हालत ऐसी हो चुकी है कि फैमिलीज़ वहाँ जाने से कतराने लगी हैं। कहीं लाइटिंग के इंतज़ाम नहीं है, कहीं वाशरूम्स नहीं हैं। गुज़िश्ता 3 कमिश्नर्स को हम देख रहे हैं कि वो हर बार हार्टिकल्चर एजेंसी को कहते हैं कि मिसिंग फैसिलिटीज़ वाले पार्कों की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए, और जब रिपोर्ट पेश होती है फिर उसके बाद खामोशी छा जाती है। चूँकि अच्छी खासी ह्यूज अमाउंट जो है फंड्स उसके लिए दरकार हैं।
1 अरब रुपए के लगभग जो है वो मांगे गए थे हार्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से कि इन तमाम पार्कों के अंदर मिसिंग फैसिलिटीज़ को पूरा किया जाए। चूँकि पार्क होते हैं तफरी के लिए, अगर बच्चों की तफरी के लिए वहाँ पर झूले ही मौजूद नहीं हैं तो फिर वो एक ग्राउंड तो हो सकता है लेकिन पार्क नहीं हो सकता। इसी तरह बागे जना के अंदर अगर हम बात कर लें तो झूलों को गुज़िश्ता बरस कुछ बेहतर किया गया था, अभी उसकी चारदीवारी के मसाइल जो हैं वो मौजूद हैं। शहर के छोटे जितने पार्क हैं जिन्हें हम मोहल्ला पार्क कह सकते हैं, जो 4-4 एकड़ पे मुहित हैं, 4 एकड़ 5 एकड़ के पार्क हैं, उनके अंदर चारदीवारी नहीं है, लाइटिंग का इंतज़ाम नहीं है। 21 पार्क शहर के ऐसे हैं जिनकी चारदीवारी सिरे से है ही नहीं। अब उनकी चारदीवारी होगी तो ही वो पार्क तस्वर होगा, अदरवाइज़ मुख्तलिफ शाहराहों पे आपने खुले प्लाट देखे होंगे। इसी तरह से अगर हम बात कर लें फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। ये जब मौजूदा गवर्नमेंट से पहले इंटरिम गवर्नमेंट थी तो एक रोड डिस्कस हुआ था जिसे शेखपुरा रोड कहते हैं, 6.5 किलोमीटर निशाताबाद से घटवाला तक। वही गुज़िश्ता साल भी बजट में रिफ्लेक्ट हुआ, वो फिर रिफ्लेक्ट हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि गुज़िश्ता बरस जब वो बजट के अंदर रिफ्लेक्ट हुआ तो उसकी जो अमाउंट बननी थी वो कोई 1 अरब 42 करोड़ थी, इस बार 20 करोड़ का इजाफा हो गया है, 1 अरब 62 करोड़ हो गया है। लेकिन उस पर भी वर्किंग कब स्टार्ट होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके लिए फंडिंग होगी भी या नहीं? जैसे समुद्री रोड और सत्याना रोड के लिए भी दोबारा वही एडीपी पे 3 बड़े मनसूबे आ गए हैं, बजट पर नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बजट पता नहीं मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ख़ास तौर पे बिलाल अगर हम बात करें तो फैसलाबाद शहर की जो सड़कें हैं, जो नेटवर्क है जो देहातों को मिलाता है, मेन शाहराएँ हैं या अंदरून मोहल्लों की सड़कें हैं, ये सैकड़ों किलोमीटर पर मुहित हैं। इन तमाम की रिपेयरिंग जो है वो होना थी। गुज़िश्ता दिन भी सेक्रेटरी CNW से मेरी बात हो रही थी, जिनका ये कहना है कि 1000 सड़क जो है पंजाब में 30 जून तक मुकम्मल की जाएगी। अब वो 1000 सड़क वो है जिसमें से फैसलाबाद की 24 सड़कें पहले बन चुकी हैं। नया कोई मंसूबा जो है वो इसमें शामिल नहीं है कि जिस तरह कहा जा सकता है कि नया रोड बनना है। या फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता दिनों एक बात चल रही थी, डिप्टी कमिश्नर उस पर बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मिल्लत रोड को एक्सप्रेस वे बनाया जा सके, डिप्टी वाला इंटरचेंज तक, निशाताबाद ब्रिज जो है उसकी रिवैम्पिंग की जा सके, लेकिन ऐसा कोई मंसूबा जो है वो शामिल हुआ। नड़वाला रोड है, फिर जंग रोड पर तो चूँकि मेट्रो शुरू हो गई, समुद्री रोड है, सत्याना रोड का कुछ हिस्सा है जो अभी सिंगल साइड बन चुकी है, सिंगल साइड जो फंड की वजह से पेंडिंग है। जड़ावाला रोड के मामलात हैं, ये तमाम वो शाहराएँ हैं। इसी तरह ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, कचहरी बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन की गई, 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन होनी है, इसके लिए भी कोई पैसे नहीं। यानी गुज़िश्ता बरस हम इस बजट पे खुश थे कि फैसलाबाद को 300 अरब से ज़ायद के जो है वो प्रोजेक्ट मिले, लेकिन वो 300 अरब के प्रोजेक्ट जो हैं उनमें से बहुत से प्रोजेक्ट गोइंग ऑन हैं, लेकिन इसके बावजूद जब उनके लिए फंड्स ही नहीं होंगे तो वो मुकम्मल कैसे हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। वकास बेग साहब मौजूद थे, जहांगीर अशरफ मौजूद हैं कि ख़ास तौर पे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़, क्या फैसलाबाद को IT यूनिवर्सिटी मिली या अबॉलिश ही हो गया? क्या कॉलेज मिला कोई? क्या कोई स्कूल की नई बिल्डिंग्स बननी है? कोई नया प्रोजेक्ट? क्योंकि हम पिछले 4-5 बजट्स में देख रहे हैं कि मुतअद्दिद इलाकों के अंदर नए कॉलेजेस और नए स्कूल्स की जो मंजूरियाँ में दी गई, लेकिन इस साल क्या होता है? जहांगीर अशरफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपको पंजाब का बजट 2026-27 जो गुज़श्ता रोज़ बोला गया है, क्या कैसा लगा? बहुत भरपूर या फैसलाबाद के लिए जैसे बाकी हमारे नुमाइंदगान वकास थे, अब्दुर्रहमान थे, उमैर अज़मत, कुछ मायूस कुन सूरत हाल फैसलाबाद के लिए वो बता रहे हैं? बिलाल, एजुकेशन की अगर बात करें तो फैसलाबाद के लिए ना तो कोई नया कॉलेज है, ना नया स्कूल है, ना इस यूनिवर्सिटी की अब बात कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी भी कोई फैसलाबाद को नहीं मिल रही। इस हवाले से फ़ंडिंग जो है उस पर हमेशा ही तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात रहते हैं कि एजुकेशन पर हमें जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए उतना ये कम की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसकी एक वजह यह भी है कि इन्होंने रिसेंटली 1 से 16 तक की जितनी सीटें थी, खाली सीटें, उनको अबॉलिश करने का एक लेटर जारी किया। उसमें बजट से कुछ दिन पहले ही फैसलाबाद में भी 1034 सीटें ख़त्म कर दी गई। अब उनकी सैलरीज़ की मद में जो बजट मिलना था वो भी अल्टीमेटली फैसलाबाद को नहीं मिलेगा। अब होता यह है कि आपकी एजुकेशन की जब बजट की बात की जाती है, जो अनाउंस किया जाता है, उसमें मोर देन 60% बजट तो तनख्वाहों में चला जाता है, उसमें डेवलपमेंट और बाकी चीज़ें जो हैं बहुत कम रह जाती है उसमें। और उसके साथ अगर बात करें कि नए स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने की, तो फैसलाबाद के हिस्से में वो भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट ख़ास नज़र नहीं आ रहा इस बजट में। जबकि मजमूई तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो इसमें कुछ चीदा कुछ एजुकेशन के लिए बातें मौजूद हैं, जैसे स्टेम लैब बनाने जा रही गवर्नमेंट तमाम स्कूल्स में, और कोशिश की जाएगी कि हाई स्कूल जो हैं उन तमाम में एटलीस्ट कंप्यूटर लैब को अपडेट कर दिया जाए। जबकि फैसलाबाद की अगर बात करें तो 2000 के करीब स्कूल हैं, लेकिन उनमें 600 हाई स्कूल हैं और बाकी जो 1400 स्कूल हैं, इसका मतलब वो अभी भी इग्नोर हैं वहाँ पर। और एक और मील प्रोग्राम का जो ऐलान किया गया है कि
कुछ बच्चों को लंच की सूरत में, कुछ खाने पीने की सूरत में थोड़ा सा दिया जाएगा, वो एक अच्छी एफर्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी शिकायत रहती है कि बच्चे शायद अक्सर जगहों पर बच्चे नाश्ता करके नहीं आते या बच्चे वीक हैं और इसका असर सीधा उनकी पढ़ाई पर भी पड़ता है। तो ये एक अच्छी बात है कि उनकी हेल्थ को भी देखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर मजबूरी तौर पर देखा जाए कि एजुकेशन के लिए कोई डेवलपमेंट की स्कीमें मिली हों या एजुकेशन के लिए कोई नई बिल्डिंग मिली हों, और इवन जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं फैसलाबाद के 60 से ज़ायद स्कूल्स, उनको भी इस साल में वो बहाल होती हुई नज़र नहीं आ रही। क्योंकि 60 से ज़ायद स्कूल्स, इसका मतलब उसमें हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो कमरे ना होने की वजह से आउट ऑफ रूम्स वो बैठते मजबूर हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, उनकी अटेंडेंस भी डिस्टर्ब होती है और अल्टीमेटली उनके रिजल्ट भी डिस्टर्ब होते हैं। फिर कहा जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के नताइज अच्छे नहीं आ रहे। 6000 से ज़ायद सीटें सिर्फ फैसलाबाद में खाली थी, जिनमें 1000 तो अबॉलिश कर दी, तो 5000 के करीब अभी भी खाली सीटें फैसलाबाद में मौजूद हैं। लेकिन गवर्नमेंट का दूर तक कोई भर्तियों का प्लान नहीं है, क्योंकि 2018 के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक भी नया टीचर भर्ती नहीं किया। और बजट की बात करें तो नए टीचर क्या, पुराने टीचर्स के लिए जो खाली सीटें उनकी सैलरी को भी ख़त्म कर दिया गया। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम जो रिटायर होने वाले टीचर हैं उनकी जगह भी नया टीचर ना रखें। जो बच्चों की डिमांड है वो एक अलग है कि बच्चों की डिमांड के मुताबिक जितने टीचर रिटायर हो रहे हैं उनसे 2 गुना टीचर की ज़रूरत है, लेकिन जितने टीचर रिटायर हो रहे हैं वो भी नहीं रखे जा रहे। तो अब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, जो जाता जाए गवर्नमेंट से उसकी सीट ख़त्म कर दें, तो उसकी तरफ से इनको बजट में भी रिलीफ मिलता है इनको। और जो स्कूल की आउटसोर्स कर रहे हैं ये, उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही थी कि टीचर 2018 से भर्ती नहीं हुए, गवर्नमेंट स्कूल खाली होना शुरू हो गए। इन्होंने जवाब बनाया कि गवर्नमेंट स्कूल में सिंगल टीचर है, 2 टीचर है, इसको प्राइवेट करें। अब प्राइवेट में ये सूरत हाल है कि टीचर जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनको 10,000 15,000 सैलरी मिल रही है और गवर्नमेंट क्लेम करती है कि 40,000। तो हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से जो प्रोजेक्ट था आउटसोर्स करने का, उसमें सिर्फ 5-10% स्कूल कामयाब होंगे जिन्होंने कोई बढ़ाई होगी बच्चों की तादाद। लेकिन अक्सर स्कूल ऐसे हैं जो वो वैसे के वैसे हैं या पहले से भी बुरी सूरत हाल हो। बहुत शुक्रिया। जहांगीर अशरफ ने भी सूरत हाल बताई कि असर पंजाब के बजट में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी यानी कि तालीम के लिए भी कुछ नहीं है। सेहत की बात मैं आपको बता दूं, अज़हर हुसैन आबदी ने बहुत ही क्लैरिफाई करके बताया, FIC की अपग्रेडेशन जो कि प्राइवेट से हो रही है मदद से वो होगी। इसके अलावा MRI की मशीन है वो दोबारा ऐड कर दी गई है और कोई खातर खा नया प्रोजेक्ट आया ही नहीं है जो फैसलाबाद के लिए नया हॉस्पिटल हो, नई अपग्रेड हो। जो रुके हुए प्रोजेक्ट्स के कुछ छोटी छोटी रकूम हैं, कुछ लाखों वो जारी की गई हैं, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया है और कुछ भी नहीं। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार ज़फ़र डोगर साहब मौजूद हैं, एडिटर सिटी 41 हैं। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डोगर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बजट 2026-27 पेश हो गया, क्या समझते हैं बड़ी रिडक्शन के बाद फैसलाबाद के हिस्से वही पुरानी 3 स्कीम्स आ गए जिन्हें प्रपोज़ किया गया था, लेकिन बजट फ्लॉप हो, फंडिंग नहीं हुई, दोबारा ADP के अंदर आ गई। उसके अलावा को बड़ा मनसूबा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, IT यूनिवर्सिटी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे कि फैसलाबाद को 2026-27 के बजट में क्या मिला? आपने बिल्कुल बजा कहा कि कोई मेजर मंसूबा, कोई बड़ा मंसूबा हमारे हिस्से में नहीं आया और बदकिस्मती की बात यह है कि आइंदा भी ऐसे ही होगा। यानी ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि आइंदा भी इसी किस्म के बजट्स आएंगे, क्योंकि जो पंजाब और दीगर सूबों ने अपने बजट्स में कटौती करके वफाक को जो इस दफ़ा पैसे दिए हैं, उनकी बड़ी शदीद डिमांड पर कि जी वफाक को कुछ नहीं मिलता, सारा हिस्सा सूबे ले जाते हैं, तो उस पे जितना 752 अरब रुपए का कट लगा है पंजाब के हिस्से पे, तो उसके बाद ये 40% तकरीबन डिक्रीज़ हुई पंजाब के जो डेवलपमेंटल जो बजट से। तो उसमें फिर ज़ाहिर है कि हमारे लाहौर ज़्यादा हिस्सा ले जाता है। लाहौर के लिए प्रोजेक्ट्स इतने बड़े बड़े आते हैं कि एक प्रोजेक्ट्स पे 700 अरब रुपए लगा दिया जाता है। तो उसमें हमारे यहाँ जो पंजाब का दूसरा बड़ा ज़िला है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला ज़िला है, बदकिस्मती की बात यह है कि सूबे आबादी के तनासब से वफाक से तो हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन आबादी के तनासब से अज़ला को नहीं देते। और यही सबसे बड़ा एतराज़ आया था जब 28वीं तरमीम का शोर मचा और सूबे नए बनाने की बात हुई,
तो सबसे बड़ा एतराज़ यही था कि वफाक के पास बचता कुछ नहीं, सारा कुछ सूबे ले जाते हैं और सूबे आबादी के तनासब से लेते हैं, जी इतना हमारी आबादी तो उस हिसाब से हमारा इतना हिस्सा बनता है। लेकिन वहाँ से लेने के बाद ये बात भूल जाते हैं कि जिस बुनियाद पे आपने हिस्सा लिया है उस बुनियाद पे आगे भी तकसीम करना। तो अगर पाकिस्तान का तीसरा और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है और 1 करोड़ के लगभग आबादी है, तो उसका शेयर भी उतना ही बनता है पंजाब के एक्सचेकर पे, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो उसके ना होने से जो फ़र्क पड़ता है वो यही है कि हमारे बहुत से काम वो अधूरे रह जाते हैं या शुरू ही नहीं हो पाते, और पुराने जो मंसूबे कई दफ़ा अनाउंस कर दिए जाते हैं और उन्हीं पे ख़बरें लगवा के उन्हीं पे बार बार उनका तज़किरा करके टाइम गुजारा जाता है। आप देखें कि आईटी यूनिवर्सिटी का कितना प्रोपेगेंडा शहबाज शरीफ के दौर से हो, जब वो वज़ीर आला थे उस दौर से चल रहा था, जी आईटी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, जगह भी खाली करवाई वो। अच्छा, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इस साल भी कुछ नहीं रखा गया। घाटवाला सफारी पार्क बनाने की बात की थी इन्होंने, कितना शोर शराबा हुआ, उस पर कोई इस मंसूबे में कोई शामिल नहीं इस बजट में। इस तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, आपको याद होगा हमारे ही एक रिपोर्टर ने एक ख़बर दी, बल्कि उस पर वीलॉग किया हमने कि जी फैसलाबाद पे मरीम नवाज़ मेहरबान हो गई और पता नहीं अरबों रुपए के मंसूबे और ये, तो वो उनमें से कोई भी इसमें शामिल नहीं। आज आगे एक शेखपुरा रोड बनेगी निशाताबाद पुल से गटवाला तक, एक सत्याना रोड को मोटरवे से जो मिलाना है। बाकी जो मोटरवे का कहा जा रहा है कि पिंडी भटियाँ फैसलाबाद जो मोटरवे है उसको 3 रोया करना है, अगर 6 रोया यानी कि डबल है तो एक बढ़ जाएगी। तो ये मंसूबे इस तरह के वो होते हैं जो बजट्स में एलोकेट तो चलें कर दिए उन्होंने, लेकिन इनके लिए स्पेशल फंड्स होते हैं, वो होने भी चाहिए। बाकी जो वो मंसूबे ज़्यादातर तरक्याती स्कीमें जो ऑन गोइंग हैं वही हैं। तो मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद के साथ बहुत ज़्यादती हुई है। फैसलाबाद को इसकी आबादी के तनासब से, इसके हजम के और जितना ये रेवेन्यू देता है उसके तनासब से शेयर मिलना चाहिए। आप समझते हैं कि ये हमारे 4 पहले असम्बली के मेंबरान जीते थे, एमपीए 2 मखसूस हो गए, 3 और जीत के चले गए, 2 एमएनए हो गए, 3 सेनेटर हो गए, हर कोई जाके अपनी अपनी सीटें मांगता रहा। फैसलाबाद के लिए लग ये रहा, मैं मतलब इस पर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि लग ये रहा कि सब ने कहा जी मैं हरिया मैनू भी सेंटरशिप दो। फैसलाबाद को क्या दिया? फैसलाबाद के लिए ऐसा लगा किसी ने कोई जंग लड़ने की या मौक़िफ़ इख्तियार करने की कोशिश ही नहीं की लगता। असल में प्रॉब्लम ये हुआ है बिलाल साहब, जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि ये जो जमहूरियत जिसका हम रोना रोते हैं और जिसकी बुनियाद पे हम ये सबसे इसको अच्छा निज़ाम समझते हैं कि वो अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए। अवाम के ज़रिए से मुराद ये होता है कि अवाम अपने नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं, वो रूल करते हैं और अवाम के लिए करते हैं। बदकिस्मती ये हुई कि अवाम इसमें से माइनस हो गए। अवाम के जो नुमाइंदे हैं उनमें से फिर आगे जो हुक्मरान बनते हैं वो ये समझ बैठे हैं और उनको ये बावर करा दिया गया है कि आपको इक़्तिदार अवाम से नहीं मिलता, कहीं और से दिया जाता है। और वो ये एक पुरानी जंग है, लेकिन अब ये तासर पुख्ता कर दिया गया है और वो कन्विंस हो गए हैं कि अवाम के वोटों से नहीं हमें मिलता, कहीं और से मिलता। तो फिर वो अवाम की जो नुमाइंदे हैं उनको अहमियत देने की बजाय उन्हें खुश रखने की कोशिश करते हैं जहाँ से इक़्तिदार मिलता है। तो अब जब ये माइनस हो गए अवाम के नुमाइंदे, तो इनकी औकात, इनकी अहमियत कुछ भी नहीं रह गई, इनको कोई घास नहीं डालता। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि फिर वो आगे बात ही नहीं कर पाते, अगर करें भी तो उसकी मानी नहीं जाती। नतीजतन ये फिर वो इसी बेचारे इस पे इत्तफाक करते हैं कि चले हमारा कोई ज़ाती छोटा मोटा काम निकल आए तो ये भी बड़ी बात है, बजाय इसके कि हम पूरे शहर की लड़ाई लड़ें। माजी में राना सनाउल्लाह खां फिर भी कुछ ना कुछ ले आते रहे। अब तो मुझे लगता है कि वो भी इसमें शायद कामयाब ना हो पाएँ, क्योंकि पंजाब में तो आपको पता है उनका रोल उस तरह से नहीं है। वो तो वफाक में, हाँ वफाक में है। तो पंजाब में जो इस वक्त हुक्मरान हैं, बहरहाल अब अगर फैसलाबाद आएँ और फैसलाबाद के अवाम से ज़रा उनकी राय जानें कि वो इस बजट से कितने नाखुश हैं और अमूमी जो उनके मसाइल हैं उस पर वो किस कदर नाला हैं, तो शायद उनको फिर इस चीज़ का एहसास हो कि इक़्तिदार जहाँ से भी मिलता है उनको वो ऐसा नहीं है कि यूं ही दे देते हैं, वो भी कुछ ना कुछ देखते हैं। अवाम की नब्ज़ पे हाथ होता है उनका और पल्स देख के ही फ़ैसले किए जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अवाम को इतना इग्नोर करना और अवामी नुमाइंदे जो हैं उनको बिल्कुल माइनस कर देना,
ये उनके लिए मुस्तकबिल में बहुत सारे मसाइल का बायस बन सकता है। डॉक्टर साहब, फिर हम उम्मीद अब बलदियाती सेटअप से लगा लें, जिसके लिए एक हैवी बजट तो रख दिया गया है कि अगर उस बजट को देखें तो लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो अगर वो चले जाएं तो फिर शायद किस्मत उधर से खुल जाए, क्योंकि इनसे तो जो उम्मीद थी वो तो हाथ अब खाली रह गए। देखिए, मैं समझता हूँ ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया। अगर बलदियाती इंतखाबात हो जाएँ तो ये बलदियाती इंतखाबात कराने वालों का बहुत बड़ा कारनामा होगा, क्रेडिट होगा, और हमारे मसाइल का एक बहुत बड़ा ज़रिया उसके हल का वो बलदियाती इंतखाबात हैं। और अगर बलदियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो शायद हमारे ये इस वक्त जितने गिले शिकवे हैं शायद इनमें कमी आ सके। और क्योंकि बलदियाती इंतखाबात में ग्रास रूट लेवल तक नुमाइंदगी होती है आवाम की, और फिर वो गली महल्ले के मसाइल, नाली, सोलिंग, स्ट्रीट लाइट्स, सीवरेज के इश्यूज़, पीने के पानी के इश्यूज़, सफाई के इश्यूज़, वो सारे निचले लेवल पे हल हो जाते हैं। तो और वैसे भी लोग इंगेज होंगे। एक मेले का सा समा होता है जब इलेक्शन होते हैं, तो लोग जो इतने बेजार हैं या इतने लाताल्लुक़ हो गए हैं कौमी मामलात से, वो दोबारा से कौमी धारे में आएंगे और एक पूरी तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। वो बहुत अच्छा होगा इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क में इस वक्त अवाम बिल्कुल मायूस हो चुके हैं हर तरह से। एक नई ज़िंदगी मिलेगी, एक नया बलबला मिलेगा, एक जोश व खरोश पैदा होगा, जो बहरहाल लोगों की उम्मीद बंधने का एक ज़रिया बन सकेगा। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब मौजूद थे और बहुत ही ब्रीफली उन्होंने बताया कि फैसलाबाद के लिए बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है कि जहां पिछले साल देखें तो 300 अरब रुपए से ज़ायद के मनसूबा जात थे, तो इस साल वो जो ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट फैसलाबाद में शुरू हुआ उसके लिए भी हमें कुछ लफ्ज़ लिखा भी नज़र ना आया बजट की कॉपी के अंदर। तो ADP के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी जाती, जैसे 3 प्रोजेक्ट हमारे गुज़िश्ता साल के थे, वही अगली ADP के अंदर हमारे मुँह मार दिए गए कि अब उनके लिए भी फंडिंग होती है या नहीं, मंजूरी हो जाती है, फिर फंडिंग लैप्स होती है। तो एक बहुत बड़ा मसला है कि फैसलाबाद की जो नुमाइंदगी है वो कहीं मखदूश होती नज़र आ रही है, जिसके लिए मेंबरान असम्बली को एक बार होश के नाखून लेने चाहिए कि ये बजट उनके लिए सवालिया निशान है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।